नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के बीच इस समय दो मेगा आईपीओ को लेकर बहुत चर्चा है। पहला, टाटा कैपिटल का आईपीओ जो कि 15,500 करोड़ का है और भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ है। और दूसरा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ जो 11,500 करोड़ से ज़्यादा का है और ये सातवां सबसे बड़ा आईपीओ है। दोनों ही आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए इस समय खुले हुए हैं। जब मुझे सबसे पहले इन आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में पता चला, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इन दोनों में भाग लेने के लिए फंड कैसे जुटाऊँ? क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं और इन्हें नज़रअंदाज करना तो बहुत मुश्किल है। फिर मैंने ऐतिहासिक मेगा आईपीओ के डेटा को खंगालने और उनके रिटर्न्स की जाँच करने के बारे में सोचा। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था कि क्या मैं इन मेगा आईपीओ से पैसा कमा सकता हूँ? तो इस वीडियो में मैं भारतीय शेयर बाजार के शीर्ष 10 मेगा आईपीओ के प्रदर्शन को साझा करूंगा और टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में भाग लेने का निर्णय पूरी तरह आप पर छोड़ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में कहीं भी कोई खरीदने, रखने या बेचने की कोई सिफारिश नहीं है। तो आइए भारतीय शेयर बाजार के शीर्ष 10 मेगा आईपीओ के प्रदर्शन पर एक नज़र डालते हैं, एक ग्राफ देखते हैं। अब इस ग्राफ को पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जो ब्लू कलर का बार है, नीला बार, ये दिखाता है कि जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ और उस दिन का ट्रेडिंग डे जब एंड हुआ, तब उसके इश्यू प्राइस में और क्लोजिंग प्राइस में कितना क्या परसेंटेज में डिफरेंस क्या था, ठीक है? ये अभी लेटेस्ट आज के प्राइस का बताता है कि इश्यू प्राइस और आज के प्राइस में कितना फ़र्क है परसेंटेज वाइज़, और ये सीएजीआर दिखाता है ग्रे कलर का बार। ये ऊपर कंपनी के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है और अगर ये ऊपर ये जो टेक्स्ट है ये हरा कलर के उसमें है, तो इसका मतलब है कि आज जो है इस कंपनी के का भाव उसके इश्यू प्राइस से ज़्यादा है, और अगर ये लाल है तो इसका मतलब उस आज का भाव उसके इश्यू प्राइस से कम है। ठीक है? तो जैसे सबसे पहले हुंडई का ये जो पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरीके से सॉर्ट किया हुआ है कि सबसे बड़ा आईपीओ सबसे पहले और 10वें नंबर पे 10वें नंबर का आईपीओ, ठीक है? तो भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो हुंडई का है, जो 27.85 हज़ार करोड़ का था। अक्टूबर 2024 में आया था, करीब 12 महीने हो गए हैं इसको आए हुए। तो जिस जिस दिन ये लिस्ट हुआ, उस दिन ये -7.19% के लॉस पे बंद हुआ है, ठीक है? तो जो इश्यू प्राइस था, उससे -7.19% के लॉस पे ये बंद हुआ। आज की बात करें तो आज ये 12 महीने बाद मतलब करीब-करीब साल भर बाद 26.58% के प्रॉफ़िट में है अपने इश्यू प्राइस से, ठीक है? तो अच्छा, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस हुंडई का। दूसरे नंबर पे एलआईसी। एलआईसी जो है वो मई 2022 में लिस्ट हुआ था, करीब 20.55 हज़ार करोड़ का आईपीओ था, ठीक है? तो ये 2.5 साल के आस-पास हो चुके हैं, साढ़े 3 साल हो चुके हैं इस आईपीओ को लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन खत्म होने पे ये नुकसान में था, यानी डिस्काउंट पे था, -8.11 इश्यू प्राइस से, और आज भी करीब साढ़े 3 साल से ज़्यादा के बाद भी ये अपने इश्यू आईपीओ प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे पेटीएम। पेटीएम नवंबर 2021 में आया था आईपीओ, करीब-करीब मोटे-मोटे तौर पे 4 साल होने वाले हैं इसमें। लिस्टिंग डे पे नुकसान में बंद हुआ, आज भी नुकसान में ही ट्रेड कर रहा है। चौथा, आगे बढ़ते हैं, कोल इंडिया। कोल इंडिया नवंबर 2010 में आया था, यानी 15 साल पहले। साढ़े 15,000 15,000 15.19 हज़ार करोड़ का ये आईपीओ था। ये जो है प्रॉफ़िट में लिस्ट हुआ था, पहले दिन जब बंद हुआ था 18.78 में। लेकिन अब करीब 15 साल, सॉरी 5 नहीं, 15 साल के बाद भी केवल 56% के आसपास का रिटर्न है इसका, यानी सालाना देखा जाए तो केवल 3.6% का रिटर्न है। आपका जो बैंक में सेविंग अकाउंट होता है ना, उसमें भी इतना करीब-करीब इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ठीक है? तो बहुत ही खराब रिटर्न मतलब। आगे बढ़ते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल अभी 4 महीने पहले ही लिस्ट हुआ था 13.65% के
इश्यू प्राइस के ऊपर अभी करीब-करीब इश्यू प्राइस पे ही ये जो है वो ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्विगी, स्विगी जो है ये करीब-करीब 17% के प्रॉफ़िट पे लिस्ट होके पहले दिन बंद हुआ था। अभी करीब-करीब 8% पे है, तो ये ठीक-ठाक सही है। अगला जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अक्टूबर 2017 यानी 8 साल पहले, नेगेटिव लिस्ट, अभी भी और नीचे चला गया है इश्यू प्राइस से। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई कार्ड, नेगेटिव लिस्ट और कितने साढ़े 5वें साल हो चुके हैं। 19% का रिटर्न दिया है, यानी सालाना 3.26% का रिटर्न, बहुत ही खराब। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 रिलायंस पावर, सबसे खराब आईपीओ, लिस्ट ही -17 पे हुआ, आज की डेट में -90% पे ट्रेड कर रहा है इशू प्राइस से, आईपीओ इशू प्राइस से। और 10वां एनटीपीसी ग्रीन, अभी 11 महीने पहले करीब लिस्ट हुआ था, प्रॉफिट में लिस्ट हुआ, लेकिन अभी लॉस में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये आसानी से स्थापित किया जा सकता है कि मेगा आईपीओ अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। आइए इस औसत से भी कम प्रदर्शन को के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेगा आईपीओ के कमजोर प्रदर्शन के कारण देखते हैं। सबसे पहला है आईपीओ का समय, यानी टाइमिंग ऑफ द आईपीओ। ये क्या है? मेगा आईपीओ अक्सर बाजार में तेज उछाल के दौरान आते हैं, जब बाजार की भावना और निवेशकों की दिलचस्पी अपने चरम पर होती है। निवेश बैंकर और बेचने वाले शेयरधारक इस उत्साह का फायदा उठाकर ऊंची कीमत वसूलते हैं। दूसरा, एग्जिट देने का दबाव। कई बड़े आईपीओ में ऑफर फॉर सेल का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। अगर अपन अभी बात करें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा 100% ऑफर फॉर सेल है, टाटा कैपिटल 55% ऑफर फॉर सेल है। तो क्या है, कई बड़े आईपीओ में जो ओएफएस एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है, जिसके तहत मौजूदा निवेशक जैसे कि प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड अपना पैसा निकालते हैं। इन शुरुआती निवेशकों के लिए लाभदायक निकासी सुनिश्चित करने हेतु आईपीओ की कीमत आक्रामक रूप से ऊंची रखने से भारी दबाव होता है। ठीक है। तीसरा है भविष्य की वृद्धि को आज ही रियायती मानना। मूल्यांकन अक्सर कंपनी के भविष्य के विकास के लिए अत्यधिक आशावादी अनुमानों पर आधारित होता है, जिससे लिस्टिंग के बाद कीमत में वृद्धि के लिए सुरक्षा का बहुत कम या कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। जब लिस्टिंग के बाद कंपनी का वास्तविक प्रदर्शन इन आक्रामक अनुमानों को पूरा नहीं कर पाता, तो स्टॉक की कीमत में गंभीर सुधार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे है खुदरा निवेशक उन्माद। ये क्या है? व्यापक मार्केटिंग और प्रचार से खुदरा निवेशकों के बीच फोमो पैदा होता है। यह अति उत्साह भारी ओवर सब्सक्रिप्शन का कारण बन जाता है, जिसे अक्सर लिस्टिंग लाभ की गारंटी के रूप में गलत समझा जाता है, जो शुरुआती लिस्टिंग कीमत को बढ़ाता है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक स्थिरता नहीं बढ़ती। और पांचवा, एक पक्षीय निवेश। जब बहुत सारे निवेशक एक ऊंचे मूल्य पर स्टॉक में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही कोई नकारात्मक खबर या बाजार में सुधार होता है, बिक्री का दबाव तेज हो जाता है, जिससे कीमतों में भारी गिरावट आती है। ठीक है, तो अभी तक तो सारी चीज, अब मेगा आईपीओ के बारे में अपन ने नेगेटिव ही देखी, नकारात्मक ही देखी, लेकिन सब कुछ उतना बुरा नहीं है। ठीक है, मेगा आईपीओ के बारे में कुछ सकारात्मक रुझान भी हैं, उसे देखते हैं। यह वही शीर्ष 10 मेगा आईपीओ का लाइन ग्राफ है, लेकिन इस बार यह ग्राफ पुराने से नए के क्रम में जो है सॉर्ट किया गया है। इसमें ये जो नीली लाइन है, ये दिखाती है लिस्टिंग डे गेन, यानी लिस्टिंग डे के खत्म होने पे गेन उसका परसेंटेज। और ये वाली लाइन जो दिखाती है करंट गेन, आज की प्राइस के हिसाब से। अब इसमें अगर आप ये नीली वाली लाइन को देखेंगे, तो एक चीज़ आप नोट करिए, ये जो लिस्टिंग गेन नेगेटिव होता था, ये धीरे-धीरे करके अब पॉजिटिव होता जा रहा है। 2024 में एनटीपीसी ग्रीन पॉजिटिव लिस्ट हुआ 12.64, स्विगी 2024 16.92, एचडीबी फाइनेंशियल 2025 13.65। तो आप ये देखो कि ठीक है, अपन ने पहले के आईपीओ देख लिए, 2008 से देखे, 2008 से लेके अभी तक कितने साल हो गए? 17 साल हो गए अभी तक। लेकिन पिछले 3 मेगा आईपीओ की आप अगर देखोगे, तो ये
तीनों की तीनों मेगा आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिया और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया है अपने साइज़ के हिसाब से आप देखोगे तो, ठीक है? तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो है इसमें रुझान में बदलाव हुआ है। अब इस रुझान में बदलाव के कारण क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो रुझान में बदलाव के जो कारण है, सबसे पहला है निवेशकों के लिए लाभ छोड़ना। हाल के मेगा आईपीओ की कीमत काफ़ी समझदारी से तय की गई है, जिसमें निवेशकों के लिए लिस्टिंग के दिन लाभ कमाने की गुंजाइश बाकी छोड़ी गई है। उद्योग के औसत से थोड़ी कम कीमत रखने से यह प्रथा उच्च निवेशक रुचि उत्पन्न करने में मदद करती है। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा हो गया पिछले मेगा आईपीओज़ की सीख। वो क्या है? पहले के बड़े आईपीओ की कीमतें अक्सर भविष्य के विकास अनुमानों के आधार पर बहुत अधिक मूल्यांकन पर तय की जाती थी, जिससे गलती या शुरुआती बाजार निराशा की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी और लिस्टिंग के दिन नुकसान होता था। नए दृष्टिकोण सहकर्मी कंपनियों के मुकाबले अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन की ओर बदलाव को दर्शाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तीसरा है घरेलू पूंजी का समर्थन। ये क्या होता है? भारतीय शेयर बाजार को डीआईआईज़ यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों जैसे कि म्यूचुअल फंड से मजबूत प्रवाह द्वारा तेजी से समर्थन मिल रहा है। पिछले कई महीनों से बल्कि इनफैक्ट कई सालों से अगर आपने देखा होगा तो डीआईआईज़ जो हैं वो नेट बायर्स रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू एफआईआईज़, है ना? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, वो है खुदरा निवेशकों में भारी वृद्धि। खुदरा निवेशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अभी 2025 का वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, उसके अंत तक भारत में कुल डीमैट खाते जो हैं, वो सवा 19 करोड़ के आसपास तक पहुँच गए, ठीक है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही 4.11 करोड़ नए डीमैट खाते जो हैं, वो जोड़े गए हैं। 2020 फाइनेंशियल ईयर से लेके और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक इन 5 फाइनेंशियल ईयर में 4 गुना खाते बढ़ गए। पिछले 3 सालों में जो सीएजीआर है डीमैट खातों का वो है 30% का, 30% का सीएजीआर डीमैट खाते खुलने की जो वृद्धि है उसका। तो ज़बरदस्त तरीके से रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो शेयर मार्केट में आ रहे हैं। उनके आने के कारण जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और उसके कारण जो है लिस्टिंग गेन जो है वो भी उसके चांसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है? तो अगर मैं पूरा संक्षेप में बताऊँ, पूरा जो मैंने आपको बताया, जो अपन ने बात करी है उसमें, तो ऐतिहासिक रिटर्न के आधार पर तो मेगा आईपीओ का प्रदर्शन खराब ही रहता है, लेकिन लिस्टिंग गेन के रुझान में एक स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। पिछले 3 मेगा आईपीओ जो हैं, वो उसका उदाहरण है। तो फिर से यह कोई खरीदने-बेचने की कोई सिफ़ारिश नहीं है। आप अपने स्वयं का शोध करें, अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करें। ये मैंने केवल जो पिछले टॉप 10 मेगा आईपीओज़ हैं, उनका जो ट्रेंड है, उनका जो परफ़ॉर्मेंस है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।